going forward today, we have a planned a panel session with eminent Ayurvedic practitioners and their doctors on a topic of immunomodulators, the role of immunomodulators in the current COVID infections time and as a general health type. So to start in the panel discussion, I welcome my eminent doctors panel to start with Dr. Madan Gulati ji, the former Deputy Director from Ministry of Ayush from Chandigarh. Dr. Madan Gulati ji. Yes, listening. Yes. Sir, namaskar, sir. Namaskar. Namaskar. Then we have our ex-Joint Director, Ministry of Ayush from MP, Dr. Somendra Mishra ji. Then we have Professor Dr. P. Murali Krishna ji, Professor and Head of the Department, PG Department of Panchakarma, Kayathrikesa, Tirupati SV University. Murali Krishna sir, namaskar. Namaste. सोमेंद्र मिश्रा जी भी आ गया सर. नमस्कार सर, सोमेंद्र मिश्रा जी. नमस्ते नमस्ते. देन हमारे पैनल का नेक्स्ट डॉक्टर है प्रोफेसर श्री कृष्ण खंडेल जी, एक्स प्रोफेसर है, NIA जयपुर से हैं. प्रोफेसर श्री कृष्ण खंडेल जी. नमस्ते सर. देन हमारा लास्ट डॉक्टर पैनल में डॉक्टर प्रीति छाबड़ा जी. डॉक्टर प्रीति छाबड़ा, सीनियर आयुर्वेदा कंसल्टेंट from Sir Gangaram Hospital, Delhi. So today we will have a panel discussion on the role of immunomodulators. आज के टाइम में जो हेल्थ कंडीशंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना सावधानी से हमको जाना है. To start with the session, sir, again I'll start my session with Dr. Madan Gulati जी. हाँ जी. सर यूजुअली हम लोग बोलते हैं अगर कोई घर में कोई बीमार हो जाते हैं, बोलते हैं इसमें इसका इम्यूनिटी बहुत कम है. तो इम्यूनिटी कम हुई तो तुरंत हम लोग इसका इम्यूनिटी कुछ मेडिसिन का कुछ ना कुछ इम्यूनिटी ट्रीटमेंट करते रहते हैं. बिल्कुल ठीक है. ये इम्यूनिटी कॉन्सेप्ट एज ए कॉन्सेप्ट ये केवल क्या आयुर्वेद में ही है? क्योंकि इम्यूनो स्टिमुलेंट्स, इम्यूनो बूस्टर्स जैसे एलोपैथी में कभी बहुत कम सुनने को मिलता है, आयुर्वेद में हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं. तो आयुर्वेद का मत अनुसार ये इम्यूनिटी मतलब है क्या, कैसे इसको हम बढ़ा सकते हैं सर, क्या है इसका रोल? सर ऐसा है, व्याधि क्षमता के ऊपर हमारा चर्क में बहुत अच्छा वर्णन किया हुआ है. व्याधि क्षमता, क्योंकि स्टार्ट ही एक सूत्र दिया हुआ है उन्होंने, नाई सब व्याधि नाम सर्वाणी व्याधि शरीराणी व्याधि क्षमता समर्थानी भवंती. किसी भी आदमी का जो शारीरिक बल है, जो मतलब व्याधि क्षमता है, व्याधि रोग प्रतिरोधक शक्ति जो इम्यूनिटी है, उसको व्याधि क्षमता नाम दिया है. एक जगह पे हम इसको व्याधि क्षमता को बल भी कहते हैं. हमारा जो बल है, जैसे कि सहज बल, क्योंकि 11वां अध्याय है शायद चर्क का, उसमें जो है वो 3 प्रकार के बल बताए गए हैं. एक सहज बल है जो कि हमारी बचपन जैसे हमारा बर्थ होता है तो हम एक इम्यूनिटी देकर आते हैं, जिसको इनेट इम्यूनिटी कहते हैं. फिर हमारी जो है हम उसको कालज इम्यूनिटी कहते हैं, जैसे ऋतुओं के हिसाब से हम कहते हैं कि जैसे वर्षा ऋतु में इम्यूनिटी कम हो जाती है. हमारा सूत्र है ना, आदव अंत चा बल बलतरव्यम, है ना, मध्यम मध्यम बलम त्वंते श्रेष्ठम चा. इसका मतलब जो वर्षा ऋतु में और जो उसमें हमारी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, जब हमारी वर्षा ऋतु होती है और साथ में ग्रीष्म ऋतु होती है तो उसमें शारीरिक बल बहुत कम होता है. जब हमारा जो बसंत ऋतु होती है और उधर से हमारी शरद ऋतु होती है तो मध्यम बल होता है. इसी तरह से जो इस तरह से ऋतुओं के हिसाब से जब हमारा सबसे ज्यादा बल जो है वो हमारा हेमंत ऋतु और शीश ऋतु में होता है. जैसे नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी के मंथ जो है हमारा शारीरिक बल जो है ज्यादा होता है. ठीक है, ये तो हमारा कालज बल है. इसी तरह से हमारी अवस्था के हिसाब से अंत मध्य आदि का कर्मात का जो सूत्र दिया है कि वह अहोरात्रि भुक्ता नाम ते अंत मध्य आदि का कर्मात. इसका मतलब क्या है कि हमारी जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, बचपन में हमारे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है. ये वाला जो बल है ये हमारा अंदरूनी बल है. इसके बाद जैसे हमारी एज बढ़ती है, जैसे यंग एज आती है, थोड़ा कम हो जाती है, फिर हमारी जैसे बुढ़ापा आ जाता है ना, ओल्ड एज में इम्यूनिटी कम हो जाती है. वो हमने कोरोना ने बता ही दिया कि ओल्ड एजेस की जो डेथ्स है वो ज्यादा देखी गई हैं, और जिसमें मतलब जो यंग में क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है वो हमारा काफी स्ट्रांग रहता है. तीसरा जो है हमारा जो है वो हमारा युक्तिकृत बल है, जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं. एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है हमने अपने उसमें जो लाइफ में हमने इसको, जिसके लिए हमारे पौष्टिक द्रव्य का जो आयुर्वेद में जो मेन चैप्टर दिया हुआ है रसायन का दिया हुआ है, रसायन चैप्टर है या ओजस का जो द्रव्य है
ओज का कंसेप्ट है, बल का कंसेप्ट है, या व्याधि क्षमता का कंसेप्ट है, ये सारी बातें जो है हमारे इम्यूनिटी के अंतर आ जाती हैं। तो ये जो हमारे इम्यूनोमोडुलेटर आपने जो आज टॉपिक बताया है, यहाँ पे आज जो डिस्कशन करनी है हमने, वो इम्यूनोमोडुलेटर का है। तो इम्यून सिस्टम के ऊपर जो है वो जो रेगुलेट करे, ऐसी औषधियों के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं कि जो औषधियां हमारे जो है इम्यून सिस्टम को बिल्कुल उसकी ना उसको बढ़ने दें, मतलब उसकी जो है वो जो सप्रेस डाउन करें, और जैसे आजकल इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दी जाती है उसको, और उसके साथ जो है कभी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा मतलब जिसको हमें कम होती है तो उसको इनहांस करने के लिए, है ना, दोनों वे से रेगुलेट करना है। मतलब जो ज्यादा अगर इम्यूनिटी कम है तो उसको बढ़ाना है, और अगर कम है तो उसको कम, ज्यादा है तो कम करना है। तो इस तरह की जो है वो ड्रग्स जो है हमारी इम्यूनोमोडुलेटर जो मॉडिफाई करती है इम्यून सिस्टम को। तो व्याधि क्षमता का जो हमारा कंसेप्ट है आयुर्वेद का, उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है, जो मैंने स्टार्ट पे इस सूत्र में कहा है कि भाई जो हमारा जो हर एक आदमी की जो इम्यूनिटी है वो डिफरेंट होती है ना। जो चरक ने जो बड़ा सुंदर वे से बताया कि ना ही सर्वाणी शरीराणी व्याधि क्षमता में स्वस्थानी भवंती, कोई भी मतलब उसकी एक जैसी इम्यूनिटी नहीं होती है। तो हमें उसके लिए जो है रसायन औषधियों का प्रयोग, वाजीकरण औषधियों का जो कि इम्यून सिस्टम के ऊपर बूस्टर करती है, उनके ऊपर जो है वो उसका प्रयोग करते हैं। तो जो हमारा रसायन का जो कंसेप्ट है वो ही इस इम्यूनिटी को बेटर करने के लिए, जो हमारा जो रसायन औषधियां, जैसे उसके पूरा चैप्टर है हमारा चरक ने, तो पूरा मतलब जो चिकित्सा शास्त्र का पूरा पहला अध्याय, फर्स्ट अध्याय रसायन के ऊपर ही दिया है, और सेकंड जो है उसने वाजीकरण के ऊपर दिया है। तो ये चीजें इंडिकेट करती है। पहले अध्याय का नाम अगर हम सूत्र स्थान के देखें तो उसका नाम रखा है दीर्घ जीवती अध्याय, जो दीर्घ आयु को बढ़ाए, जो हमारे आयु, आरोग्य, सुख दम देने वाली जो चीजें हैं उन सभी का जो जिक्र है वो हमारी इम्यूनिटी के अंतर्गत आ जाता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम ठीक है तो हमें हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति ठीक है, तो हमारे जो डिफरेंट वायरसेस या बैक्टीरिया या कोई और डिजीज जो भी हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो उसके ऊपर जो है हमारा जो है मेन जो आज बात हम करने वाले हैं वो तो रसायन औषधियों की है, जिसमें हमारी सबसे थैंक यू सर, थैंक यू। मैं सर अभी डॉक्टर सोमेंद्र मिश्र जी को लाइन में लेना चाहता हूँ। सोमेंद्र मिश्र जी, जैसे अभी गुलाटी जी ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया था रसायन के बारे में और इम्यूनोमोडुलेटर के बारे में, तो ये मतलब ये सही है क्या? मतलब कैन वी से रसायन औषधि जो हमारे पास है ये सारे इम्यूनोमोडुलेटर्स है, रसायन चिकित्सा जो है ये इम्यूनोमोडुलेटरी है, या इम्यूनोमोडुलेटर रसायन से भी आगे है कुछ? देखिए, immunomodulation, this is the term from modern medicine. To modulate, to regulate the immunity. What we mean by immunomodulation is to regulate the immunity of the body. And in immunomodulation, the term from modern medicine, they have got immunostimulation and immunosuppression. So both are known as immunomodulation, immunomodulator drugs. Now, this is a new term in modern medicine also. Immunomodulation to regulate the immunity is the concept for this. Okay, now there are two things, immunostimulation, immunosuppression. In organ transplant, in other certain conditions like rheumatic disorders, we are using immunosuppressant drug, methotrexate, cyclosporin. These are the drugs which are immunosuppressant. And immunomodulator drug like BCG vaccine, which activate the macrophages. So this is all the concept from modern medicine. What the term you are using, immunomodulation, in reference to COVID, this infection COVID-19. So this is the angle from which you are observing, that is modern medicine angle. Now, when we think in regards to Ayurveda, there is a different way of thinking about the health and sickness. The body is same. The disease is also what they think caused by this immunovirus, this COVID virus. What they observe, they have seen that the COVID there is this virus is there and the disease is there. So we correlate this virus with the disease. The disease is pneumonia or coryza or cough. This is the problem. This is the disease, what the clinical level and the laboratory level. So in clinical level, the problem is pneumonia. The problem is cough. The problem is pyrexia. The temperature, cough, and this is the problem clinically. On
laboratory level we diagnose the case as a COVID-19. Okay, so this is the what we know as per correlation that the cause of the disease is this COVID-19. No doubt, the Krami Rogadhikar is there. The Krami Raktaj Krami is there, and in Raktaj Krami they have narrated that there are invisible Kramis are there, and Raktam Kramis are the cause of the diseases in so many conditions. In Raktaj Krami they have narrated the problem Jwara, Kasa, Swasa. These are the problems in Raktaj Krami. So what we know, it is a Krami Vyadhi from modern medicine. From modern medicine, we came to know that the virus is causing the problem pneumonia. This is from modern medicine. Now, in Ayurvedic approach, when a patient come to us with complaint of fever, with complaint of cough, with complaint of swas, so in case of swasa, kasa, jwara, the approach of Ayurveda, we are not going to search which virus is this or which bacteria is this. And according to virus or bacteria, we don't search the medicine in Ayurveda. That this is a bacteriostatic drug or this is bactericidal drug or antiviral drug. This is not the approach in Ayurveda. Very nice. सर थैंक यू सर। सर मैं दोबारा आपके पास आता हूँ सर। मैं श्री कृष्ण खंडे जी से भी एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था सर। हमारे पास बहुत सारे रसायनास जो है हर्बल में भी है और मिनरल्स में भी है। जैसे हम लोग अब्रकवसम के बारे में सुनने आते, शिलाजित के बारे में सुनने में आते, तो ये हर्बल रसायनास और मिनरल रसायना दोनों में कोई अंतर है सर, या रसायन का प्रॉपर्टी दोनों में एक ही होगा? देखिए, रसायन एक कंसेप्ट है और हम किसी भी मेडिसिन को रसायन बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें रसायन का जो अध्याय है उसमें बहुत लिमिटेड औषधियां दी गई, लेकिन वो कंसेप्ट दिया गया है कि हाउ वी कैन डेवलप एवरी मेडिसिन एज ए रसायन। उसका हम उपयोग कैसे करेंगे, किस अनुपान के साथ में, किस एज में डिजीज स्पेसिफिक रसायन बना सकते हैं, उसका सिस्टम स्पेसिफिक रसायन बना सकते हैं, और वो उस कैरियर के कारण से उसका इफेक्ट अलग हो जाएगा जो हमारा रसायन का इफेक्ट है। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि मिनरल्स और हर्बल्स दो ग्रुप हैं मेनली। चरक के टाइम तक मिनरल्स में से केवल आयरन या लोह जिसको बोलते हैं वो और शिलाजित दो रसायन जो है वो बहुत अधिक मात्रा में उनका उल्लेख हुआ है। बाकी जो धातुएं हैं वो सुश्रुत के टाइम में सीसा भी आया, ताम्र भी आया और बहुत सारे मेटल्स जो हैं वो सुश्रुत के टाइम पे आए। चरक के टाइम तक केवल हरताल, मनशिला, शिलाजितु, लोह ये सब योग थे। लेकिन बहुत सारे हर्बल मेडिसिन रसायन में त्रिफला से शुरू करते हैं और भल्ला तक चले जाते हैं। तो इन सब का जो इफेक्ट है, अब उसमें मेध्य रसायन अलग है जो केवल जो इंटेलिजेंस को इनहेंस करेंगे या हमारा जो मेंटल पावर है उसको इनहेंस करने वाले रसायन अलग हैं। त्वचा के लिए, रोगों के लिए अलग रसायन है। इसी तरह से श्वास का जो प्राणवश स्रोतस के रोग हैं उनके लिए अलग रसायन है। उदर रोगों के लिए हमारे पास में अलग रसायन है। तो कुल मिलाकर के रसायन इज ए कंसेप्ट जो हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म है, धातु है, जो हमारा डिफेंस का सबसे बड़ा सोर्स है, वो शील्ड है अगेंस्ट द डिजीजेस। उसको किस तरह से हम बेस्ट टू बेस्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए रसायन एक मॉडल है। तो इसलिए उस रसायन का कंसेप्ट को एज इट इज केवल दवा लेकर के नहीं चलना चाहिए, वो पूरा कंसेप्ट लेकर के चलना चाहिए। और आप लोग कर रहे हैं। बहुत सारी मेडिसिन ऑलरेडी हमारे पास में मार्केट में हैं जो इस तरह के सभी तरह के इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डिजीज वो रसायन का काम कर रही है। हम चंद्र प्रभावटी देते हैं, आरोग्य वर्धिनी देते हैं, तो उनका कोई डिजीज स्पेसिफिक बात नहीं है, वो जनरल रसायन है। वो विटामिन्स को, मिनरल्स को
आपके बॉडी के डेफिशिएंसीज को इम्प्रूव करने वाली अपने आप दवाइयां हैं जो हम उसके साथ साथ देते हैं, एसोसिएट करते हैं, किसी भी डिजीज के साथ में उनको सबको एसोसिएट करते हैं। तो थैंक यू सर। एक मिनट सर, मैं अभी दोबारा आता हूँ आपके पास। तो इसी बात से मैं डॉक्टर पी मुरलीकृष्ण सर से पूछना चाहता हूँ। पी मुरलीकृष्ण सर, जैसे अभी कंडेल जी ने बताया था, बहुत अच्छा हिंट दिया था कंडेल जी ने। मेद रसायन अलग होता है, त्वचा रसायन अलग होता है, ये केश रसायन अलग होता है। तो अलग अलग अंगों का या स्रोतों का या चैनल का अलग सिस्टम का अलग अलग रसायन है, नॉन स्पेसिफिक रसायन से। तो हम लोग ये जो बोलते सर, ब्राह्मी रसायन हो गया, अश्वगंधा भी रसायन है। अभी फॉर एग्जांपल आज के टाइम में अगर देखें हम लोग, कोविड का टाइम में तुलसी भी यूज कर रहे हैं हम लोग, हल्दी भी यूज कर रहे हैं, अश्वगंधा भी यूज कर रहे हैं, गिलोय भी यूज कर रहे हैं। सो देयर आर बहुत सारे रसायन हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे अभी कंडल जी ने बताया था, अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग रसायन का वर्णन है अपना आयुर्वेद में। तो आप इसमें कुछ एनलाइट करेंगे सर? Can you listen me? Yes sir, yeah please. Actually, I want to say very important thing. Let me take this opportunity to pranam all the elders here who are there in the panel. Khandel ji, Somendra Mishra ji, and Gulati ji, and moderator Dr. Durga Prasad ji. The very important concept of Rasayana, what I want to focus here is, Khandel ji rightly said that we have different media to get the benefits of Rasayana. That is the reason why we have Achar Rasayana, we have even diet as a Rasayana, Kshiragruta Abhyaso Rasayana Nam, and different types of things are there. But if you see the definition of Rasayana as described in Charaka, Chikitsa Sthana, Labhopayo hi Sthanam Prasadina. The prime aspect of Rasayana is to induce the Prashasta Dhatus. If all the 7 Sapta Dhatus are perfect in their quantity, quality, then that itself is the longevity factor. That's very important. So if you see, if you want to get a 7 perfect dhatus, you need to work at different levels. Your diet and proper nutritional status must be there. Ahar rasa should have all the 6 rasa, sarva rasa abhyaso rasayanana. So sarva rasa abhyasa is also ayushkaram. And similarly, eka rasa abhyasa nidhyanam, if you stick on to that. And suppose if a diet is taken, if the agni is not proper, so then the diet which is taken is not properly processed. And then if the agni is also good, then circulation is defective. If the proper circulation is not there, it has not gone to all the sapta dhatus, and proper nourishment is not taken place, then again this will be a problem. So our has to work at the level of diet, at the level of agni, at the level of srotas, and even at the level of higher center, that is the brain. So where Sadhruta, Achar Rasayana is also mentioned. So these are all very important aspects. So again, coming to the question, actually, we have specific Rasayanas. And you asked a very nice question, whether the herbal and mineral compounds, which one is how they work. But ultimately, if you see, I want to focus on one of the studies conducted some time back by one of the IAS officers who hail from Kaviraj Framley in Calcutta. So he was a retired IAS officer. He worked upon Siddha Makaradvaja. So he wrote a book also, monogram on micronutrient milk, Siddha Makaradvaja. What his observation was on animal, though it was an animal experimentation, he fed the Makaradvaja to animals and he got the entire Makaradvaja in the fecal matter. But the systemic effects and biochemical parameters, immunological parameters, all are altered in the given group. That means Siddha Makaradvaja given group. That means that there must be a triggering factor from the intestines, or either small intestines or large intestines, releasing the chain reactions and ultimately getting the systemic effects. So what I want to hear is the absorption, whether that is there or not, that is a different issue. Even recently also, lot of studies are conducted on intestinal microbiome. So if you see, the nature has given a cover story on it, whether we are living with them or they are living with us. Because after all, ours is 75 trillions of cells, there is 120 trillions.
So whether we are living with them or they are living with us. So because the microbiome has a direct influence on the immune system also. So at this level, so the individual rasayanas like Medhya Rasayana and even Bhava Prakasha also narrates every 10 years one quality is lost, and then accordingly we can give the medicine. So Pippali, Agni is corrected, Guggulu and Shilajatu where the Srotasas are collected. Ultimately, our purpose is getting a good 7 tissue elements, that is Saptadhatus. If Saptadhatus are there, so, and regarding if you give 1 minute time, I will say that immunomodulation is a very complex phenomenon. Several factors are there. Even our sleep can induce, our emotional status, our lifestyle, our diet, and our so many factors, environmental factors. All these are going to regulate, challenge, modulate our immune system. So complex immune system is corrected by the complex phytochemicals from the Ayurvedic side. So that is the reason why majority of our rasayanas are having polyherbal compounds. They have n number of drugs as a compound preparation, and then this is given. Single drugs are also given, polyherbal compounds are also given. So that is the reason why to tackle the complex immune system, so where we need polyherbal compounds also. So that is right. The specific rasayanas are also mentioned in Ayurveda, but our rasayana concept is very wide. It involves the diet, drug, and lifestyle. All the three are there. Conglomerating that, you can correct the immunity. थैंक यू सर, थैंक यू। कंडेल जी से दोबारा पूछता हूँ सर, इसी बात में अभी जो जैसे मुरलीकृष्ण सर भी बताया था, पहले आपने भी बताया था, अभी क्योंकि हम जाते हैं जैसे स्किन का कोई कंडीशन है, वहाँ पे हल्दी का प्रयोग किया जाता है। अब रेस्पिरेटरी कंडीशन में भी हल्दी का यूज कर रहे हैं हम लोग। ओके, मतलब मैं वही बताऊँ, नॉन स्पेसिफिक में आ रहा हूँ मैं। एक अश्वगंधा बहुत सारे इम्यूनो इंडिकेशंस में हम लोग यूज करते हैं, एक हल्दी बहुत सारे, तुलसी भी रेस्पिरेटरी में भी यूज करते हैं, व्रणम में भी यूज करते हैं। सो मतलब ऐसे आर देयर एनी स्पेसिफिक इंडिकेशंस? नहीं, ये हल्दी जो है केवल इस टाइप ऑफ इम्यूनिटी कंडीशंस में बहुत अच्छा काम करता है। अश्वगंधा जो है केवल इस तरह का इम्यूनिटी पे बूस्ट करती है, बाकी इम्यूनिटी पे काम नहीं करेगा। ऐसा कुछ अभी उल्लेख या आपका एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ स्टडीज है सर? ये बात सही है कि एक ही ड्रग को बहुत सारे सिस्टम्स के करेक्शन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन ये फिजिशियन का और शास्त्र का दोनों का एक नॉलेज का बेस्ट यूज है कि एक सिंगल ड्रग को हम कितनी जगह पर किस किस अनुपान सहपान के साथ, देखिए उसमें आप केवल ड्रग तो जान रहे हैं, लेकिन हाउ इट इज यूज, विथ whom it is used, at what time it is used, in what combination it is used, in what form it is used, वो रस है, स्वरस है, क्वाथ है, चूर्ण है, या 2-3 चीजों का केवल पंचांग का चूर्ण है, या जड़ का चूर्ण है, या पुष्प का चूर्ण है। तो ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। आप केवल अश्वगंधा की बात कर रहे हैं, अश्वगंधा का मूल का काम अलग है, उसके पत्तों का काम अलग है, इसी तरह से तुलसी के मूल का काम अलग है। हल्दी को आप दूध के साथ देंगे तो उसका प्रयोग अलग है, घी के साथ देंगे तो उसका प्रयोग अलग है। तो इसलिए ये तो वैद्य को एक युक्ति होती है। युक्ति का मतलब ये है कि एक लॉजिक है, वो उसको कितने ढंग से यूज कर सकता है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, आप सही कह रहे हैं कि इन सब ड्रग्स का एक रोगाधिकार बताया गया है। रोगाधिकार का मतलब इन पर्टिकुलर इन दिस डिजीज दिस विल बी बेस्ट इफेक्टिव, है ना, बट along with this type of the alteration or this type of the medium, it will act in these diseases also. ये सब इंडिकेशन शास्त्र को पढ़ने से और प्रैक्टिस करने से आते हैं। अच्छा, फिर क्या है कि देखिए आप एक हल्दी की बात करते हो, हल्दी बहुत तरह की हल्दी है, अश्वगंधा बहुत तरह का अश्वगंधा है। आप हल्दी जो है वो अगर पहाड़ की हल्दी यूज करते हैं, या सांगली की या महाराष्ट्र की हल्दी यूज करते हैं, या मणिपुर की हल्दी यूज करते हैं, तो उन तीनों का इफेक्ट अलग अलग है। क्यों?
कि उनमें तीनों में जो कर्क्यूमिन की बात करते हैं वो तो एक ही चीज है, लेकिन हम कर्क्यूमिन की बात नहीं करते, हम हरिद्रा की बात करते हैं, समझे ना। वो हरिद्रा एज ए टोटल उसके देश काल के हिसाब से जहां वो उत्पन्न होती है, जिस तरह का पानी पीती है, जिस तरह की जमीन में उत्पन्न होती है, जिस तरह से उसको ड्राई किया जाता है, जिस तरह से उसको प्रिजर्व किया जाता है, उसका इफेक्ट बदल जाता है। हल्दी को दूध में उबाल करके अगर आप सुखाएंगे तो उसका इफेक्ट अलग होगा, हल्दी को केवल मिट्टी में गाड़ करके सुखाएंगे तो उसका अलग होगा। पहाड़ में क्या करते हैं, वो तो आधी हल्दी छोड़ देते हैं निकाल करके, और वो धीरे धीरे मिट्टी में पड़ी पड़ी सूख जाती है, तो उसका इफेक्ट जो है वो रूक्ष होगा। तो वहां उस हल्दी के लिए घी का यूज करना बहुत जरूरी होगा, और दूध में जो उबली हुई हल्दी है उसका यूज करने में घी की आवश्यकता नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं अभी दोबारा पूछूंगा आपसे, मैं दोबारा आऊंगा सर। गुलाटी जी से एक पैनल पे लाऊंगा सर, गुलाटी जी से। सर जैसे हमको आयुर्वेद में हम लोग पढ़ते हैं, हर 10 ईयर्स के गैप में एक एक रसायन है, बाल रसायन हो गया, वो एक रसायन हो, हर शारंद संहिता में ऐसे कुछ कहीं पढ़ा था हमने, हर 10 साल के लिए एक एक रसायन का कहीं पे उल्लेख है। तो क्या हम लोग इसको प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं, मतलब क्लिनिकल एक्सपीरियंस में फर्स्ट टेनिस में ये रसायन यूज करना चाहिए, नेक्स्ट टेनिस में ये होना चाहिए, ऐसे हम लोग प्रैक्टिकली क्लिनिकली हम लोग इसको यूज में ला सकते हैं सर? नहीं, बिल्कुल करते हैं, करना ही चाहिए। जैसे हमारी सप्तमलोक रसायन है जो आंखों के लिए बहुत अच्छी मानी गई है, तो वो उसका प्रयोग जो है हम बच्चों में करते हैं। अगर आइस के लिए है, जैसे हमारी केशर रसायन है, भृंगराज का बेस्ड है, कोई भृंगराज जो है एक्टिप्टा एल्बा है या हमारा अमल की है, या ब्रह्म रसायन का प्रयोग करेंगे। तो हमारे जो वालों के लिए तो केशर रसायन का प्रयोग करेंगे। जैसे जैसे हमारे मतलब शास्त्रों में शारण सर ने तो बहुत क्लियर किया है कि पहले 10 साल में इस तरह के रोग होंगे, इस तरह की रसायन देनी है, फिर अगले 10 साल में इस तरह के रोग होंगे। तो जैसे जैसे हमारी मतलब आयु, जैसे हमारे यौवन को मेंटेन रखने के लिए जो रसायन है उसका हमें अलग से प्रयोग करेंगे। जैसे हमारी पिपली रसायन का किया है, भ्रातक रसायन का प्रयोग बताया गया है। भ्रातक को तो बड़ा अच्छा मुझे इंसिडेंट याद आता है कि जब जो चर्च हम पढ़ते थे तो मुझे याद आता है कि अग्निवेश जी से एक बार वो चर्चा हुई उनकी, पुनर्वसु आत्रेय जी से, तो उन्होंने कहा भाई ये इतना ज्यादा, ये तो बड़ा तीखा होता है, तो इसको रसायन कैसे कह दिया आपने? तो अग्निवेश जी को जो पुनर्वसु जी ने जवाब दिया था वो भ्रातक रसायन के बारे में कि नासो कठोर होगा अस्ति न कश्चित विबंधन है यमुना भ्लातम हन्यात मेधा अग्नि विवर्धनम। जो अग्नि विवर्धन का कार्य कहते हैं, श्रोतावरोध को खोलती है, जब चैनल्स ब्लॉकेज होती है तो भ्लातक रसायन का प्रयोग करवाना है। तो इस तरह से मतलब जो जिस रसायन का जहाँ पे मतलब वर्णन बताया है उन्होंने कि वहां पे आज के इस युग में मैं समझता हूँ कि जैसे हमारी संजीवनी बट्टी है, तो हमारे अगर कोई ऐसे रोग होते हैं जिसमें हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लोरा खराब हुआ है, तो उसमें हमें जो है वो भ्लातक का भी प्रयोग जो है बहुत जरूरी करवाना होता है। तो जहां पे हमारा श्रोता रोग अवरोध होता है, तो जिस जगह जिस तरह की मतलब आवश्यकता है उसके हिसाब से हमें रसायन का प्रयोग करवाना होगा। आमल की का जैसे मैंने बताया कि ये बालों के लिए इससे मिरेकल, ठीक है ना। अश्वगंधा का जो है ओल्ड एज के लिए रसायन का प्रयोग कर, वरुण को ऐसे रसायन प्रयोग करते हैं हम, जो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो जाता है तो उसमें हमें वरुण का और उसके साथ पुनर्नवा का प्रयोग करवाते हैं। पुनर्नवा इज आल्सो रसायन के रूप में देते हैं। छोटे बच्चों में हम जो मेलबरी जो है दैट इज शहतूत, उसका जो मेलबरी का जो है वो मोरस एल्बा जो प्लांट है उसका जो है मिरेकल इफेक्ट होता है ना। अमल आमले, अब इसको अमर को भी एक रसायन जो है मोरिंगा ओलिफेरा जो है, मोरिंगा इंडिका, इसका अपना स्वांजना, इसको भी रसायन के रूप में प्रयोग बताया गया हुआ है। मुलट्ठी का प्रयोग बताया गया है। जैसे अलग अलग टाइम पे जो जिस तरह की कंडीशंस हम देखते हैं एज के हिसाब से, तो हमें उस रसायन का प्रयोग जो है उस हिसाब से ही करवाते हैं, ठीक है। जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम जो सिस्टम के हिसाब से देखते हैं कि इस कंडीशन में ऐसी डिजीजेस ज्यादा होंगी, तो उसमें हम उसी प्रकार के रसायन का प्रयोग करवाते हैं। जैसे कि हमारे चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो हमें उसमें पिपली रसायन को जो है वो, जैसे श्वास का रोग है तो पिपली का प्रयोग जो है उसमें जादू की तरह काम करता है, पिपली रसायन वर्धमान पिपली प्रयोग करवाते हैं, है ना। इसी तरह से हरितकी को तो खैर ऋतुओं के हिसाब से रसायन का बताया गया है कि जैसे शीशे ऋतु में हरितकी को आप जो है इस अनुपान के साथ दीजिए, इसको पिपली के साथ बताया हुआ है। बसंत ऋतु में मधु के साथ बताया है, ग्रीष्म ऋतु में गुड़ के साथ बताया है,
शिशिर बसंत की, वर्षा ऋतु में सेंधा नमक के साथ बताया है। तो इस तरह से ये ऋतुओं के हिसाब से है ना, जैसे हेमंत ऋतु में इसको जो है वो सोंठ के साथ बताया। तो ये ऋतुओं के हिसाब से भी हमें जो है रसायन का प्रयोग अलग अलग टाइम पे उसका करना होता है। तो ये इम्यूनोमोडुलेटर का जैसे हमारा ये चल रहा है इस टाइम पे, जो हमारी इस टाइम पे डिस्कशन हो रही है, तो मेरा बार बार दिमाग इसी बात पे आता है कि हमारी जो है आयुर्वेद का जो योगदान है, किस तरह से आयुर्वेद के कंसेप्ट, क्योंकि आज हम बहुत सारा देख रहे हैं कि जैसे ये कोरोना वायरस का जो पीरियड चल रहा है, इसमें हमें किस तरह का कोई ऐसा प्रयोग किया जाए जो इस टाइम पे जो हमारी इन्फेक्शन, जो सभी लोग डरे हुए हैं, तो इस तरह की एक औषधि तैयार की जाए जिसमें कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ रसायन, क्योंकि इम्यूनोमोडुलेटर की जरूरत है इस टाइम पे। तो इस तरह से इम्यूनिटी को जो है वो उसी अकॉर्डिंग टू दी जो ऐसा इसका जो इफेक्ट है हमारी बॉडी में, उसके ऊपर एक पूरी स्टडी हो, जिससे कि हमें पता चले कि ये जो है इस तरह के हम इसकी कॉम्बिनेशन को त्याग करें, है ना। ऐसा एक प्रयास किया जाना चाहिए, जैसे कि हमारे अश्वगंधा का जो है, जैसे आमलकी का है या तुलसी का है, या इसका जो इसमें मुलट्ठी का प्रयोग, मतलब इस कॉम्बिनेशन जो उसके सिम्टम्स को ले ले अलग तरह से, तो उसको कंबाइन करके हम एक ऐसा योग तैयार करें जिससे कि मतलब वो जो है उसमें प्रॉपर वे से उसको जो है इसको खत्म किया जा सके, इस वायरस को। तो इस तरह से रसायन का जो आपने क्वेश्चन किया है, मैं उसी पर आ रहा हूँ कि हमारी जो अवस्थाएं हैं, जो हमारी कंडीशंस हैं, उसके हिसाब से डिफरेंट रसायन का प्रयोग जो है वो हमें करना होगा। मैं सबसे ज्यादा जो, क्योंकि मेरी एमडी जो है वो रसशास्त्र में है, तो मैंने तो इस बात में देखा है कि जितने रिजल्ट हमें इस स्वर्ण वसंत मालती रस से मिलते हैं, वो उससे बढ़िया रसायन जो है वो इससे, मतलब मुझे नहीं समझ आती कि जैसे छोटे बच्चों में हम कुमार कल्याण को एज ए रसायन यूज करें तो जादू की तरह कमाल ही होता है कि बाल शोष के रोगी उसको पेशेंट्स को कितना फायदा होता है। स्वर्ण वसंत मालती रस या लघु मालनी वसंत रस कोरोना वायरस के लिए इससे वरदान। मैं तो समझता हूँ कि क्योंकि इसमें वंग है, खरपर है, जिसको कि महारस कहा गया है, खरपर को रसक बोलते हैं इसको, तो इसमें रसक का योग है ये स्वर्ण वसंत मालती रस को, जैसे हम फ्लू वगैरह में और जो ऐसी मतलब जिसमें हमें इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करना होता है उसमें, तो वो जो है हमें उस टाइम पे मॉडिफाई करना होता है इम्यूनिटी को, उस टाइम पे हमें स्वर्ण वसंत मालती रस जैसे योग जो है उसका प्रयोग करना। स्वर्ण माक्षिक जादू की तरह काम करता है, क्योंकि जहाँ बल्य माक्षिकम तिक्तम मधुरम में अष्टमी कुष्ठानुत का पित्त हरम बल्यम योग वाई रसायनम, जहां पे रसायनम वर्ड आ गया, मैं समझता हूँ उन रसायनों को उस पर्टिकुलर रोगों में, क्योंकि इसको तो महारस का है ना, शिलाजीत को रसायन के रूप में, ये जो हमारे मिनरल रसायन है, ये भी मतलब इसको कहते हैं ना, न रोगा नाम, न दोषा नाम, न दूषा नाम परीक्षण देश से न काले से कार्य राष्ट्र के स्थित। राष्ट्रोषधियां तो वहां भी काम करती हैं, तो राष्ट्रोषधियों को पूरी जो मतलब जिसके चमत्कारिक लाभ लेने चाहते हैं हम, तो हमें जो रसायन जो राष्ट्रोषधियों के साथ जो बताए गए हैं उनका भी प्रयोग हमारे जो प्लांट बेस्ड जो हर्बल रसायन है उसके साथ ही करना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू दी कंडीशंस जैसे हमारे डिफरेंट हैं उसके हिसाब से उसका प्रयोग करना होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं डॉक्टर प्रीति चावड़ा से एक पैनल पे लाना चाहता हूँ। डॉक्टर प्रीति चावड़ा जी। डॉक्टर प्रीति चावड़ा जी। या मैम, अभी हम तो रसायन के बारे में जो डिस्कशन स्टार्ट किया था, एक्सपर्ट डॉक्टर्स पूरा अपना बहुत वैल्यूबल कमेंट्स दे रहे थे, तो एक आपसे थोड़ा सा एक सजेशन या रिक्वेस्ट चाहिए, तो डिस्कशन चाहिए। तो डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिफरेंट रसायन का सभी डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया था, हमारे ग्रंथ में भी है। तो क्या स्त्रियों के लिए या गर्भिणी के लिए पर्टिकुलरली उनके लिए भी कोई अलग से कोई रसायन है वर्णित है, या इन्हीं रसायनों में से आंवला की रसायन से या अश्वगंधा से गर्भिणी परिचर्या भी हो सकते हैं, या गर्भिणी के लिए अलग से कोई परिचर्या के लिए कोई रसायन का वर्णन है? मैम, आपसे सुनना चाहते हैं। Okay. Sir, first of all, on the occasion of Guru Purnima, I would like to offer my salutation and humble pranamas to all the seniors and learned speakers in the panel. And then I would like to stress upon the point कि अलग से स्त्रियों के लिए ऐसा रसायन का कुछ वर्णन नहीं है, और मासानुमासिक क्रम के अनुसार बहुत सारी औषधियों का वर्णन है। जैसे कि षष्ठे बुद्धि अगर है तो 6 मंथ में एक पर्टिकुलर औषध द्रव्यों का एक पूरी सूची दी गई है, जिसमें बताया गया है कि ये चीजें जो हैं वो गर्भिणी को एडमिनिस्टर करने से बुद्धि की जो निर्मिति है बालक में वो अच्छी तरह से हो सकती है। हम जो मोस्ट कॉमनली यूज रसायन है स्त्रियों के लिए वो अशोक और शतावरी, ये दो मुख्य स्त्रियों के लिए हम प्रयोग करते हैं। इनको डिफरेंट फॉर्मुलेशंस में और डिफरेंट कंडीशंस में अन्य योगों के साथ मिलाकर या फिर कॉम्बिनेशन ड्रग्स के साथ मिलाकर डिफरेंट अनुपात से हम इनको दिया करते हैं। एंड गर्भिणी के लिए विशेष हम आचार रसायन, जैसे कि आचार्य चरक ने बताया कि अगर आप कोई भी और
रसायन नहीं सेवन कर रहे, आचार रसायन को सर्वोत्तम रसायन माना गया है। तो गर्भिणी के लिए भी जो आचार और विहार बताए गए हैं उन सबका पालन करना, अलॉन्ग विद जो मासानुमासिक परिचर्या में हमें द्रव्य बताए गए हैं, इंडिकेटेड हैं शारीर स्थान में, उन सबका विधिवत पालन करने से ही हमें रसायन का लाभ प्राप्त होता है। रसायन का बहुत ही व्यापक कंसेप्ट है आयुर्वेद में। कहीं पे हम उसको अग्नि के साथ रिलेट कर सकते हैं, कहीं पे ओज के साथ रिलेट कर सकते हैं, कहीं पे स्रोतस के साथ भी बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। जैसा कि देखा गया है कि कोविड टाइम में कोई पेशेंट प्रेजेंट करता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के साथ, कोई पेशेंट प्रेजेंट करते हैं स्किन की प्रॉब्लम, सिर्फ रैशेज होते हैं उनको एंड दे आर कोविड पॉजिटिव, कुछ पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं डायरिया के साथ। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं स्रोतो वैगुण्य या ख वैगुण्य था, तो उसी पर्टिकुलर स्रोतस का आक्रांत किया उस पर्टिकुलर वायरस ने और हमें वो सिम्टम्स या सिम्टोमेटोलॉजी देखने को मिली। तो हमें ये देखना चाहिए कि द्रव्य रसायनों के साथ साथ अद्रव्य रसायन जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जैसे कि आचार रसायन है, उसमें सत्य भाषण है और अक्रोध है, शांत चित्त रहना है, प्रिय वदन है, जप है, दान है और आस्तिक वृत्ति रखने का विधान है। इन सब का अगर हम सेवन पालन करें तो हमारा जो आचरण तो शुद्ध होता ही है, सत्वगुण की वृद्धि होती है। क्योंकि एक और बहुत बड़ा कंसेप्ट मॉडर्न मेडिकल साइंस भी एक्सेप्ट करती है कि स्ट्रेस से इम्यूनिटी लेवल हमारा जो है वो डाउन होता है। तो व्हाट इज दिस स्ट्रेस? इसको हम मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में तो स्ट्रेस बोलते हैं, पर ये एक मानसिक भाव है। मनोवय स्रोतस की अगर दृष्टि होती है तो हमारे इम्यून स्टेटस तब भी उससे भी बहुत इफेक्ट होता है। तो मनोवय स्रोतस की शुद्धि के लिए हमें अपना आचरण जो है वो शुद्ध रखना है, नित्य प्रति उसके लिए हमें सजग रहना है और अगर हम उसकी भी शुद्धि को मेंटेन करते हैं तो बहुत अच्छा इम्यून स्टेटस मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा आपने एलॉबरेट एक्सप्लेनेशन दिया। मैं सोमेंद्र मिश्रा जी से पूछना चाहता हूँ। सर, हमने ये कूटी प्रावेशिक रसायन के बारे में सुना था, वातात्मक रसायन सुना था, तो ये आज की टाइम में प्रैक्टिकली कूटी प्रावेशिक रसायन करना प्रैक्टिकली फिजिबल है? कहीं पे हम लोग क्लिनिकली इसको किसी को सजेस्ट कर सकते हैं? ऐसे रसायन भी आजकल की क्लिनिकल कंडीशन में एप्लीकेशन में ये प्रैक्टिकली कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। प्रावेशिक और वातात्मक दोनों तरह से रसायन का उपयोग किया जा सकता है। कुटी प्रावेशिक जैसा अपना कोर्टिकल सेंटर है, वहाँ वो लोग रखते ही हैं, 15-20 दिन रखते हैं और करते ही हैं पंचकर पूरा, और फिर रसायन उपयोग करवाते हैं। तो निश्चित रूप से दोनों ही विधियां, वातात्मक भी और कुटी प्रावेशिक भी अभी भी की जा सकती है। मूल बात यह है कि इम्यूनो मॉड्यूलेटर को हम रसायन में यदि कहेंगे तो हम उसका बड़ा वो कर देंगे, यानी रसायन शब्द को छोटा कर देंगे जब हम बोलेंगे इम्यूनो मॉड्यूलेटर है तो, क्योंकि रसायन शब्द अपने आप में एक यूनिक है, उसको रसायन ही कहा जाए, इम्यूनो मॉड्यूलेटर नहीं कहा जाए। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा था कि ये कॉन्सेप्ट है, निश्चित रूप से अभी तो क्या हो गया समाज में, हम पेशेंट को बोलते हैं मैं आपको रसायन दे रहा हूँ, तो बोले वो क्या समझता है, साहब कोई केमिकल मत देना मेरे को, कोई भस्म मत देना। आज प्रॉब्लम ये हो जाती है, रसायन शब्द का जो मूल अर्थ है सस्ता नाम धातु नाम, ऑप्टिमम डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन, ऑप्टिमम डेवलपमेंट ऑफ ऑल द टिश्यूज, ऑप्टिमम होना, ये जो रसायन का गुण है कि उन धातुओं का ऑप्टिमम डेवलपमेंट, पूर्ण उस पे आना, तो पूर्ण उस पे आने के लिए रसायन का प्रयोग किया जाता है। और रसायन जो है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि कॉन्सेप्ट है पूरा, निश्चित रूप से आचार, आहार, विहार और औषधि। और औषधियों में चूंकि हम आयुर्वेद की जो औषधि होती है वो काष्ठ औषधि भी है और रस औषधि भी है, धातु में भस्म वगैरह भी है, तो इससे जो कॉम्प्लेक्स बनता है, अब उसमें मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार कई एक्टिव प्रिंसिपल हैं, मल्टीपल एक्टिव प्रिंसिपल। जैसे चंद्रप्रभावटी को अपन ये कहें कि प्रमेह रोग की औषधि है तो बड़ा वो रहेगा, ये तो मेटाबॉलिक कलेक्टिव कहेंगे अपन उसको, टोटल मेटाबॉलिक कलेक्टिव। क्योंकि सर, क्योंकि मैं बहुत लोग जो है आजकल के टाइम में, बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, चंद्रप्रभावटी को, एक क्वेश्चन बाकी सभी डॉक्टर्स के लिए भी है, आज के टाइम में चंद्रप्रभावटी बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी बोलते हैं ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए है, ये मूत्र में जलन होता है, चंद्रप्रभावटी देना चाहिए, ये केवल उसका यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए काम आता है।
जबकि हम लोग बोलते हैं नहीं इसके अंदर शिलाजीत है, ये रसायन का काम करता है, तो वो समझ में नहीं आता, किसी भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आता सर ये बात। देखिए ये एक देशीय दृष्टि हो जाती है, पार्शियल बात हो जाती है। जब हम कहते हैं कि चंद्रप्रभा वटी यूटीआई के लिए, ये पार्शियल बात हो जाती है। देखिए मैं आपको आश्चर्य बताता हूँ, एक ड्रग जो बताई गई है स्किन डिसीज के लिए, कुष्ठ रोगाधिकार में वर्णित की गई है। अब कुष्ठ रोगाधिकार में वर्णित औषधि जिसमें शिलाजीत है, जिसमें ताम्र है, जिसमें नीम का रस है, जिसमें गुग्गुल है। अब गुग्गुल, नीम का रस, ताम्र, शिलाजीत वाली औषधि जो त्वचा के रोगों में बताई हुई है, और हम अभी उसकी स्टडी करते हैं, जब एक देशी अध्ययन करते हैं तो हम कहते हैं कामला में बिलिरुबिन लेवल कम कर देती। भाई आरोग्यवर्धनी जो वटी है उसमें जो घटक हैं, गुग्गुल है, ताम्र है, शिलाजीत है, इन सब नीम के रस की भावना, नीम जो क्या किसी को अपन बताएंगे मॉडर्न डॉक्टर को कि हम नीम का रस देते हैं कामला में, तो बोलेगा इसमें तो हम लोग शुगर चढ़ाते रहते हैं, ग्लूकोज चढ़ाते रहते हैं, और आप लोग नीम का रस दे रहे हो। तो निश्चित रूप से हमारा अपना जो चिंतन की विधा है आयुर्वेद की, यहाँ तो शब्दों का अर्थ ही बदल गया। जब हम बोलते हैं रसायन दे रहा हूँ तो समझता है केमिकल दे रहे हैं क्या मेरे को। अरे भाई रसायन से हमारा मतलब है कि रस को ठीक करने वाली, रस के मार्ग को ठीक करने वाली, रस के अयन को ठीक करने वाली रसायन है, ये हमारा शब्द है। तो शब्द का अर्थ ही समाज में बदल गया। अभी हमें अपने शब्दों को वापस लाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा रसायन से मतलब है कि टू ऑप्टिमम डेवलप योर बॉडी, व्हाट यू आर गिविंग टू ऑप्टिमम डेवलपमेंट ऑफ योर बॉडी इन दिस एज ग्रुप, इन दिस एज ग्रुप, बढ़िया सर, इन बहुत दिस बहुत एज बढ़िया ग्रुप सर, ऑप्टिमम डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, दिस थैंक इज यू सर, रसायन। थैंक यू सर, एक This मिनट, is बहुत रसायन। बहुत 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 बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया सर, बहुत अच्छा आपने विवरण दिया। मुरलीकृष्ण सर से, मुरलीकृष्ण सर से एक सवाल पूछूंगा सर मैं। एक बार सर मैं अभी आ रहा सर, एक बार सर मुरलीकृष्ण सर से पूछूंगा सर। अभी डॉक्टर प्रीति मैम ने बताया था लेडीज के लिए बहुत यूज करते हैं, अशोका के कंपाउंड हो या शतावरी का कंपाउंड हो, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया था नीम जो है हम लोग इसमें यूज करते हैं, या कुटकी यूज करते हैं, गुग्गुल, शिलाजीत, बहुत सारे यूज करते हैं। तो कहीं कहीं पे मैंने डॉक्टर्स को, आयुर्वेद डॉक्टर्स को देखा था, अच्छे वैद्यों को देखा था जो है अशोका शतावरी मेल्स को भी डिफरेंट कंडीशंस में दे रहे थे। लेकिन एक मतलब एक प्रचार या एक फीलिंग ये है अशोका और शतावरी जो है ये फीमेल के लिए बहुत अच्छा होते हैं, ये फेमिनिन कैरेक्टर्स को इम्प्रूव करते हैं। शतावरी बेसिकली फेमिनिन कैरेक्टर्स को इम्प्रूव करता है, सिमिलरली अशोका भी फेमिनिन हार्मोन्स को स्टिमुलेट करती है। तो ये क्या अशोका और शतावरी केवल फीमेल्स के लिए है या मेल्स को भी इसको यूज कर सकते हैं? Actually, the Shatavari, as you know, it is the best Sukrala, as it is said in the Sharangadhar Samhita. Shatavari is also, when the Krushatva is there in the individual, to improve the Krushatva, the Shatavari is the ultimate drug. We also give Shatavari in infertility, subfertilities, especially primary infertility of the males, not even the females. But Shatavari is, of course, in certain conditions where we give more to the females rather than the males. That impression is there. So that is the reason why people, even sometimes in rural areas where small dispensaries are there, only a handful of drugs are there, one among that is Shatavari. If the Shatavari is prescribed to a male, many people object that it is going to cause galactogag activity. No, that is not possible. Unless the patient is the male is having the gynecomastia, then that may be a different issue. But always the Shatavari can be given, and Ashoka also can be given in the conditions of the male. No doubt at all. I don't have any single negative expression regarding the Shatavari and Ashoka given to the male. That can be given to even females. But especially just one more query, sir, because you are into Panchakarma also. Yeah. So for the to administer Rasayana, should we do Panchakarma as a prayer, or can we give Rasayana therapies even without Panchakarma also? Yeah, it is rightly said in Charaka Samhita, if you do the purification properly, that is, Shodhana is done, then the effect of Rasayana will be 100%. It doesn't mean that if you give the Rasayana to even the people who haven't undergone the Panchakarma, the Rasayana will be futile. No, not like that, but may not get 100% results there. But maybe you will get around 50, 40 or 60% results. But if you want to get optimum results out of Rasayana,
the best way is purification is very much essentially needed. That we also observed in the conditions, because it increases the probably bioabsorption gradients of the rasayana, and proper utilization of the rasayana to the entire body will be facilitated by Shodhana therapy. थैंक यू सर. सर मदन गुलाटी जी से पूछना चाहता हूँ सर. सर हमने चिकित्सा में दो तरह का चिकित्सा पढ़ते थे, एक है व्याधि प्रत्यानिक चिकित्सा और एक रसायन चिकित्सा, दोनों हैं. तो केवल रसायन द्रव्य देख के भी चिकित्सा कर सकते हैं या व्याधि प्रत्यानिक चिकित्सा के साथ साथ रसायन चिकित्सा करना है? देखो, रसायन तो प्रिवेंटिव है ना. रसायन औषधियों का प्रयोग बेसिकली तो प्रिवेंटिव पॉइंट से दिया गया, तो बॉडी की मतलब इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इसका जो किया गया है. रसायन जो औषधियों के साथ साथ जो हमारी कई डिजीजेज में भी उसको साथ में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ट्यूबरकुलोसिस की डिजीज है तो उसमें हमें च्यवनप्राश को एज ए रसायन भी साथ देना होता है. तो मतलब ऐसे दोनों चीजों को ध्यान में रखना होगा. कोई जरूरी नहीं है कि हमें जो है कोई रसायन को तो एक कंसेप्ट है, जैसे हमने पहले क्लियर किया है कि ये कंसेप्ट है, इसको अवस्था को देख करके हमें पेशेंट की कंडीशन को देख करके उसका रसायन का प्रयोग करवाना होगा. क्योंकि आयुर्वेद में तो बड़ा सुंदर सूत्र दिया है, मुझे याद आता है 18वें अध्याय में जो बड़ा सुंदर कहा है कि विकारों के नामों के झगड़ों में मत पड़ो. विकार नाम कुशलम न चिरयात कदाचिन, ना इस सर्व विकाराणाम नाम तो अस्ति ध्रुवस्थिति, तस्मात् विकार प्रकृति अधिष्ठान अंतराणिचा समुत्थान विषय बुद्धवा कर्म समाचित ज्ञान बुद्धि प्रदीपेन यो नविष्टि योगीवत आत्मसंत्र आत्मानम नासा रोग. जब हम ऐसी चीजों को दिमाग में रखते हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि रसायन को हम सिर्फ प्रिवेंटिव में रखें, क्योंकि अदरवाइज जो कंडीशन जैसे पेशेंट पे आती है उसके जो अवस्था को देख करके हमें जो है उसको एज ए मेडिसिन भी प्रयोग करना होगा. और जैसे पिपली को एज ए रसायन प्रयोग करते हैं, तो पिपली तो मतलब उसमें जो श्वास के रोगों में उसके लिए तो कहा ना, जीर्ण जोरे अग्निमंदा चशस्यते गुड़ पिपली कास अजीर्ण अरुचि श्वास हृद पांडु कृमि रोगनुत. मतलब एज ए मेडिसिन भी तो उसको एज ए इन द डिजीज में भी तो उसका प्रयोग करना है ना. हमें पिपली को रसायन के रूप में भी प्रयोग करना है पर्टिकुलर कंडीशंस में, और उसको एज ए मतलब प्रिवेंटिव जब हमें उसको रसायन के रूप में किसी को प्रयोग करवाना है तो उसकी इम्यूनिटी को ध्यान में रख के हमने उसको इम्यूनिटी को एनहांस करने के लिए उसका प्रयोग करना है. और जब उसकी कोई कंडीशन ऐसी है कि किसी डिजीज से कोई पीड़ित है तो उसको हमें एज ए मेडिसिन, क्योंकि ये इसको उसी चीज को हम जो है उसके डिफरेंट अनुपान के साथ उसको प्रयोग कर सकते हैं एज ए, जैसे ऋतु के ऋतुओं के हिसाब से रसायन के रूप में प्रयोग करते हैं, परंतु एज ए मेडिसिन भी तो लगभग 50 डिजीजेज ऐसी हैं जिसमें कि हरड़ का जो है वो वर्णन किया गया है कि भाई इससे मेडिसिन फॉर दी सो मेनी डिजीजेज. क्लियर कहा तो कहा है हरित की पंच रसा अलवणा तोरा परम रुक्ष दीपनी मेध्या स्वादु पाक रसायनी चक्षुषा लघुरेशा विंगनी चा अनुलोमनी श्वास कास पर में अर्श पुष्ोत उदर कर्मीन विसर्य ग्रहणी रोग विबंध विषम जरान कुलम अधमान त्रिषा शर्दी का कंडु हृदम्यान कामलाम शूलम अनाहम चा क्लिया चा यकृत तथा अश्विनी मूत्र किस्चा मूत्रा घाचा राशित. अब ये सबसे उत्तम रसायन है हरित की. अब रसायन औषधि को इतने सारे 52 रोगों का जिक्र किया हुआ है कि इस बीमारी में हमने देनी है, तो इसका मतलब ये कि हमें कंडीशंस को देख करके व्याधियों में भी प्रयोग करना है और उसके एज ए उसको प्रिवेंटिव वे से हमारी जो है बॉडी की जैसे सब धातु के पोषण, क्योंकि उसने क्लियर कहा है कि जो रसायन का बेसिक कंसेप्ट जो चरका जो सूत्र अपना चिकित्सा शास्त्र का 3रा अध्याय है, शायद 7वां श्लोक है, उसमें बहुत ही सुंदर लिखा है उसने कि उसमें तो लिखा है दीर्घम आयु स्मृति वेदा है ना, जो दीर्घम आयु जो आयु को बढ़ाए, जब उसको एक साइड पे उसको इस तरह की जो प्रशंसा दी हुई है उसके एंगल को देखते हैं तो फिर तो हम सोचते हैं कि सिर्फ इस पर्टिकुलरली इसको सिर्फ एनहांसिंग दी एज एंड एज ए इम्यूनोमोडुलेटर जैसे आप कंसेप्ट को हम दे रहे हैं कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को जो है वो उस पर इफेक्ट करे और हमारी जो है धातुओं का पोषण करे. इस एंगल से तो अगर हम सोचते हैं तो फिर हम बड़ा लिमिटेड डिस्कस रह जाता है, परंतु एज ए जब डिजीज सामने आती है तो उसके में एज ए मेडिसिन भी हमें देना होता है. बिफोर गोइंग टू माय लास्ट क्वेश्चन, वन क्वेश्चन आई वांट टू पुट अप टू डॉक्टर प्रीति चावला जी. मैम, along with the medicines, मेरी मेडिसिन हम ये सुनने को पढ़ने में आता है, पढ़ा भी था और बहुत सारा सुना भी है. मेडिकल एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि योगा या व्यायाम जो है ये भी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है. तो ये मतलब इसका योगा का, बिकॉज विदाउट एनी मेडिकल इंटरवेंशन, केवल योगा से या व्यायाम से हाउ कैन द इम्यूनिटी बी इम्प्रूव मैम विदाउट एनी इनटेक? Dr. Preeti? She's mute.
You can ask her to Hello. unmute. Hello, can you hear me? Yeah, ma'am. Yeah. As per the definition goes, yoga has been described as yoga चित्त वृत्ति निरोधा. जब हम चित्त वृत्ति का निरोध करते हैं, तो जब हम योग करते हैं, तो हमारा माइंड, हमारा बॉडी एंड हमारा आत्मा, they are in one streamlined form. उसको हम एक पर्टिकुलर योग मतलब योग का एक दूसरा अर्थ है कि मिलाना. हम मन को, आत्मा को, बुद्धि को और शरीर को स्ट्रीमलाइन करते हैं, एक दिशा में उसको फोकस करते हैं. We maintain a particular posture for a few seconds or few minutes. So that means we are streamlined our vrittis in a particular format. So ये क्या है? This is just like, you know, having a control over your mind. When we do yoga, you are controlling your mind and your internal organs simultaneously. So that has a lot of role to play in immunity, because that is also a type of acharan. Secondly, in Dincharya, it has been clearly mentioned that Vyayam has to be performed daily. Ardha Bal Shakti Vyayam has to be done daily. So it is also a type of Vyayam. It is not only a physical entity. Yoga is not only a physical entity. इसमें मन और बुद्धि और शरीर तीनों components पे हम focus करते हैं, और इससे long term immunity. Secondly, जब हम व्यायाम करते हैं तो श्वेत आगम होता है. जब प्रथम बूंदें श्वेत की हमारे मस्तिष्क पे होती हैं, that is the indication of अर्ध बल शक्ति व्यायाम. और ये भी आचार्य ने कहा है कि 3 तरह के मल हैं, मल, मूत्र और श्वेत. ठीक है ना. तो हमने देखा है कि आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे लोगों का जो श्वेत प्रवृत्ति है वो नहीं होती, बिकॉज दे आर लिविंग इन एसी एनवायरनमेंट एंड दे आर नॉट डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी. तो एक तरह का जो मल निष्कासन की प्रक्रिया है वो भी व्यायाम से संभव है, और प्रतिदिन अर्धबल शक्ति व्यायाम करना बहुत आवश्यक है, which can be also we can achieve this aim with practice of yoga and vyayam. अगर स्रोत शुद्धि रहेगी, मन का निष्कासन होता रहेगा, तो भी हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, या जो हमारा आंतरिक बल है, सेना सुरक्षा बल जो हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है, वो उत्तम स्थिति में रहेगा. That is my perception. Ma'am, for all my panel members, I just one last question to be benefit to all the, because we have many audience on the Facebook watching us, that almost maybe almost 8 to 9 million people already watching us, for the benefit of everyone, because now we are winding up almost in 1 to 3 minutes. To start with Preeti ma'am, if you want to suggest the people a simple Nitya Rasayan, जो चीज जो हम लोग डेली फॉलो कर सके, so that जो स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण का जो मेन ऑब्जेक्टिव आयुर्वेद का जो हम लोग पालन करें, तो व्हाट डू यू रिकमेंड एज ए नित्य रसायन? As for today's context, I would say Brahma Muhurat Utishtet would be the Nitya Rasayan. If you get up early in the morning, 2 Muhurat before the sunrise, I think that is the Uttam Rasayan one can follow. Because in this age of so many telecommunications, everybody is going late night, nobody is getting early in the morning. So Sarvottam is Brahma Muhurat Utishtet to stay healthy. Thank you, ma'am. Dr. Murali Krishna sir, what do you suggest sir as a Nitya Rasayan or Naimitik Rasayan, as daily ले सके, daily पालन कर सके, so that we maintain our healthy life without any problems, sir? Yeah, I suggest, because there are around 80 references are there for Amalaki. Amalaki is considered to be the best herb for Vayasthapana, and it is very, very ideal, and a lot of studies were conducted by Department of Science and Technology, as it happens to me that I was one of the monitoring committee members for that, and it published around 8 papers in peer-reviewed journals, that it has excellent that is what we call as biological aging. So again, coming to the same question, yeah. Amlaki is available in different formats. Amlaki churna, juice, paste. Best option is Amalaki churna. And in the season, you can take the plain Amalaki, that is fresh one, fresh fruit. And other than the season, you can go for Amalaki churna. That is the with unequal quantities of Ghrita and Madhu. So 2 grams of Madhu and 3 grams of honey can be taken. So that is the ideal. Dr. Somendra ji, what do you suggest, sir, as a daily Nitya Rasayan, daily घर पे आराम से बैठ के, because प्रीति मैम ने बताया था ब्राह्मण मुहूर्त उत्तिष्ठे, वो तो आजकल के टाइम में होने वाला नहीं सर. मेरे जैसे लोगों से तो मैं जब तक उठता हूँ जब तक ब्राह्मण मुहूर्त निकल जाती है,
फिर भी मैं घर पे बैठे कुछ लेना चाहता हूँ, कुछ खाना चाहता हूँ, सो दैट हेल्थी लाइफ मेंटेन करें, तो प्लीज सजेस्ट कोई। जी, क्या होता है, जैसी प्रकृति हो, जैसी प्रकृति हो, प्रकृति के अनुसार जो है, उम्र के अनुसार, प्रकृति के अनुसार अपने चिकित्सक से सलाह ले लेना चाहिए। आचार रसायन तो ठीक है, आम्लकी रसायन भी ठीक है, अश्वगंधा रसायन भी ठीक है। अब युवावस्था है, नया कपल है, तो उसको तो अपने को अच्छा देना है, पोंछ पाक देना है उसको, पोंछ पाक उसके लिए रसायन है ना। बाल नहीं है तो हमको जो है ये देना है, भृंगराज रसायन देना है, बाल कमी है तो। युवा अवस्था है, जवान है, पोंछ पाक खिलाएंगे। बच्चा है उसको ब्राह्मी का कुछ अच्छा योग देंगे। बुद्धिवर्धक रसायन सब बच्चों के लिए बताएं। देखिए आप 5 साल के पहले जो है बच्चों में मेध्य रसायन बताए हुए हैं, और अभी मॉडर्न मेडिसिन बोल रही है कि नर्व का डेवलपमेंट जो है वो पहले 5 साल में ही हो जाता है पूरा। तो निश्चित रूप से ऐसे रसायनों का उम्र के अनुसार करना चाहिए, प्रकृति के अनुसार करना चाहिए, और ये चिकित्सक पे छोड़ देना चाहिए। चिकित्सक से इस बारे में परामर्श लेना चाहिए कि मेरी प्रकृति के लिए क्या रहेगा। जिसकी जैसी प्रकृति हो उसके लिए वैसी। ओके सर, तो मदन गुलाटी जी, ये रसायन भी दोष भेद से होता है? जैसे अभी मुरलीकृष्ण सर ने बताया था, आम्लकी जो है वो तो त्रिदोष शामक हो गया, वो कोई भी व्यक्ति कभी भी ले सकते हैं। लेकिन अभी सौमेंद्र मिश्रा जी भी बहुत अच्छा पॉइंट ले किया, दोष के अनुसार भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अश्वगंधा जो है ये वात कफ हरे पित्त को थोड़ा बढ़ा सकता है। सब लोग अश्वगंधा शायद नहीं ले सकते, जबकि आम्लकी ले सकते हैं। गिलोय शायद सब लोग ले सकते हैं। तो गुलाटी जी आप बताइए, डेली कोई व्यक्ति अगर कुछ रसायन लेना चाहते हैं तो ऐसे कौन सा चीज है जो डेली, ऑफकोर्स ब्रह्म मुहूर्त तो आप साइड में रखिएगा, उसको देखेंगे कौन करेंगे, लेकिन खाने के लिए कोई चीज डेली सुबह उठ के कोई चीज खाएं ताकि हेल्थ मेंटेन करे। समुद्र मिश्र जी बताया तो दोष भेद से बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अलावा दोष रखना चाहिए क्योंकि ये तो रसायन ही है। एक मिनट मैम, क्या गुलाटी जी? नहीं, मैं तो समझता हूँ जो घृत है ना, घृत जो बेसिक चीज है, हमारा घी जो है, तो उसको जो सबसे उत्तम रसायन जो बताया गया है आयुर्वेद के ग्रंथों में कि घृतम पित्त अनलहरम रस शुक्र ओषाम हितम, रस शुक्र ओषाम, जो घृत का सेवन है वो नित्य रसायन के रूप में, जैसे हनी और जो हनी जो है वो प्योर होना चाहिए, उसका कॉम्बिनेशन दें। परंतु मैं समझता हूँ कि जब तक हम जब आचार रसायन की बात करते हैं तो सबसे उत्तम रसायन मेरी भाषा में, व्हेन देयर इज मेडिटेशन देयर इज नो नीड ऑफ मेडिकेशन। तो मैं समझता हूँ कि मेडिटेशन से ऊपर कोई रसायन ऊपर नहीं है। अपना थोड़ा टाइम जरूर निकालना चाहिए जिससे कि हमारे जो है थॉट प्रोसेस ठीक हो, क्योंकि सारे हार्मोन जो है हमारे 3 बैलेंस जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस जो हो रहा है आज के युग में, उसको मेंटेन रखने के लिए हमें मेडिटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेडिटेशन करनी चाहिए, सुबह उठ करके अपने आप को जो है आत्मा समझ करके परमपिता परमात्मा के साथ अपना संपर्क जोड़ना चाहिए। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सर, थैंक यू। लास्ट सर खंडेल जी आप बताइए, जो व्यक्ति डेली कोई रसायन लेना चाहे तो क्या ले सकते हैं? घी लें या आंवला लें या अश्वगंधा ले या केवल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मेडिटेशन करने से काफी हो जाएगा? कंडेल जी। नहीं, देखिए आयुर्वेद ने इन सब चीजों को ध्यान में रख करके एक कॉमन कस्टमाइज्ड फॉर ऑल जो रसायन है वो त्रिफला रसायन है। त्रिफला का मतलब तो आप सब जानते हैं कि त्रिफला जो है वो हर एक प्रकृति में, हर एक आयु में, हर एक वय में और हर एक दिन में और हर एक ऋतु में किसी को भी दिया जा सकता है। उसकी मात्रा और अनुपान ये वैद्य के आदेश से करना चाहिए, लेकिन त्रिफला जो है वो सर्वश्रेष्ठ रसायन है, ये निश्चित बात है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गुलाटी जी, थैंक यू सौमेंद्र मिश्रा जी, थैंक यू मुरलीकृष्ण जी, थैंक यू प्रीति चावड़ा जी, सभी पैनल मेंबर्स को वेरी वेरी थैंक यू। आपने बहुत अच्छा कमेंट्स दिया सर, वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस है आप लोगों से मिलके। थैंक यू वेरी मच।